छत्तीसगढ़ में और केंद्र में दोनों ही जगह अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 2026 तक प्रदेश में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को सफाया कर लिया जाएगा। बात करें अगर छत्तीसगढ़ में तो पिछले 4-4.5 दशकों से ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। तो जब ये इसका शुरुआती दौर था तब के नक्सलवाद से जुड़े हुए एक शख्स है जिनका नाम काफी जाना पहचाना है, जिन्होंने पिछले 25 साल पहले अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और वो मार्ग छोड़ दिया था, पर आज भी उनकी पहचान जो है वो कहीं ना कहीं वहीं अटकी हुई है। जिन्होंने आज का जो एक बड़ा नाम है नक्सलवाद का, हिडमा, उसको नक्सलवाद में लाने के लिए ट्रेन भी इन्होंने किया था। और आज हम नक्सलवाद की बात इतनी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग अभी जो दौर चल रहा है इसको नक्सलवाद का आखिरी दौर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 4 से 5 दिनों से एक मुठभेड़ चल रही है जिसके अभी 2 दिन चलने की और संभावनाएं हैं। इतना लंबा मुठभेड़ इसके पहले छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था, ये पहला है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन पहाड़ियों में, जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में ये मुठभेड़ हो रहा है, वहां पर जो टॉप लीडर्स है नक्सलियों के, जिनमें हिडमा का भी नाम है, वो वहां पर उपस्थित है। तो अगर ऐसे किसी भी एक नक्सली को सरकार इस वक्त मार गिराती है तो ये संभव माना जा सकता है कि जो चीज 2026 में होनी थी वो 2025 में हो जाएगी। तो इस वक्त हमारे साथ जो है उनका परिचय हम कराते हैं। अन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपके बारे में कहा जाता है कि आप उस दौर में नक्सलवाद में आपने प्रवेश किया था जब बहुत शुरुआती दौर में था, जब छत्तीसगढ़ में आज से 4.5 दशक पहले जब प्रदेश में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आया होगा, जब ये प्रदेश ही नहीं बना था, तब आप उसमें जुड़े थे। तो क्या था वो दौर, कैसे आप जुड़े थे और आपके निकलने के सफर के बारे में थोड़ा बताइए। नक्सली का स्टार्टिंग में इन लोग आंध्र प्रदेश में थे, तो 85-86 में आंध्र में थे। तो आंध्र से इन लोग को उस समय मध्य प्रदेश तरफ है ना, तो मध्य प्रदेश तरफ पार्टी को विस्तार करने का उनका उद्देश्य था। तो उस समय कोंडापल्ली सीतारामैया था ना, नक्सली का बड़ा नेता। तो उनका सोच ही देखिए, पार्टी एक जगह रखने से जल्दी हम सरकार दबाव लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो पार्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो अपन दंडकारण्य में विस्तार करने के लिए उद्देश्य पर भेजे थे। तो उस समय आंध्र बॉर्डर पड़ते थे हमारा गांव, तो तब से हमको आंध्र से ज़्यादा आना जाना करते थे। तो तेलुगु बात करते हम लोग, तो उनको वास्तव में यहाँ का लोकल भाषा नहीं आती थी। तब से हम लोग को नक्सली में परिचय था। मैं 87 में नक्सली में भर्ती हुआ। तो जब आप भर्ती हुए थे नक्सलियों में, क्या उद्देश्य लेके भर्ती हुए थे, कैसे वो पार्टी बड़ी हुई थी, उसके नेता को बड़ा नेता क्यों कहा जाता था और आज वही पार्टी स्थिरदंडी क्यों बनती है सरकार की? उस समय पार्टी का कोई मकसद नहीं था। पार्टी का एक ही था उद्देश्य था, पार्टी को विस्तार करना है, संगठन निर्माण करना है, लोगों को पार्टी के बारे में ज्यादा प्रसार करना है। लोग असल पार्टी के बारे में जानते थे नहीं लोग ना, कि कौन है क्या है। ये लोग जंगल से निकलते थे तो ग्रामीण ऐसे डर जाते थे, इन लोगों को ठिट्टू बंदूक लेके निकल जाते तो घबराते थे। लेकिन उस पीरियड में क्या है, इनको पहला मुद्दा पार्टी को तो विस्तार करना था, तो फिर कुछ लोकल मुद्दा लेना पड़ेगा, खाली विषय पर बताने से नहीं होती है। इस कारण से उन लोग पहले मुद्दा निकाले कि तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाने के लिए एक संगठन निर्माण किए थे। वहाँ से लोग धीरे धीरे ने पता चला कि हाँ, ये हमारे लिए कुछ काम करने आए थे। ये था तेंदुपत्ता लड़ाई। उसके बाद फॉरेस्ट के खिलाफ लड़ने सीखे थे। तो उसके बाद ठेकेदार के खिलाफ, ये 3 मुद्दा था। ये 3 मुद्दा से धीरे धीरे पार्टी को लोग समझने लगा, पार्टी भी धीरे धीरे विस्तार होने लगा था। तब सरकार का कोई ध्यान नहीं था, सरकार बिल्कुल उसके बारे में सोचती थी नहीं, ना ध्यान भी नहीं था। लेकिन वो धीरे धीरे फॉरेस्ट का खिलाफ लड़ने चालू हुआ था ना, तब सरकार ध्यान रखी कि जंगल को रोकने लगा। पहले जंगल में पूरा जंगल काट के फॉरेस्ट वाले बेचते थे, तो उसको पूरा टोटल बंद कर दिया था। वहाँ इसलिए बोल रहे रोड रोको, तालाब बनाओ, पूंजीपति को भगाओ, जंगल को बचाओ, ये नारा का नाम से चलाता है। तो उस समय ये नया नारा कि जोतने वालों को जमीन चाहिए। तो उस समय पूरा सरकार माने जमींदार को अंडर में थे। तो ये नारा से पार्टी धीरे धीरे विस्तार हुई थी। आज इस स्टेज पर आ गई पार्टी। सरकार भी अभी समझने लगा कि नहीं, ये तो कुछ यहीं तक सीमित नहीं है, आगे जाके ये सरकार के लिए बहुत मुसीबत का मामला है। ये उनका भी एक मकसद है, हमको पूंजीपति के खिलाफ लड़ना है। हम पहले का विचार क्या है कि लोकल स्तर पर समस्या को हम हल करते हुए, लोगों को संगठित करते हुए पूंजीपति को खिलाफ लड़ना है। माने तो बड़े छोटे को भेदभाव नहीं रहना चाहिए, ये उनका मकसद था।
तो जब बड़े छोटे को भेदभाव नहीं रहना चाहिए और पूंजीवाद के खिलाफ जो है ये लड़ाई शुरू हुई थी, तो इस लड़ाई में गोला बारूद असला रोड को उड़ा देना, सामान्य जो नागरिक है ग्रामीण है उसको नक्सलवाद की तरफ खींच लेना, उनको मुठभेड़ सिखाना, उनको लड़ाई झगड़ा सिखाना, गोली बंदूक चलाना सिखाना, ये इनके टारगेट में कब आया? देख, अपन पूंजीपति को खिलाफ लड़ रहे हैं तो पूरे दमदारी व्यक्ति है तो उनका खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम बिना हथियार के लिए तो लड़ नहीं सकते, आत्मरक्षण के लिए तो लड़ना पड़ेगा। आत्मरक्षण के लिए बंदूक पकड़ना पड़े थे, लेकिन उनका विचारधारा ये बोलते हैं कि भाई अपन लोकतंत्र समाज में हमको फिर कौन सा डर पकड़ा था, हथियार लेके चलाना पड़ रहा है। लोकतंत्र के हिसाब से बंदूक पकड़ के चलाना जरूरत है भैया, तो सब चीज अपन सूझ जाए तो बंदूक पकड़ना क्या जरूरत है। तो ऐसी सरकार को अभी हम कुछ बोलते तो हमको फिर जेल में डालना क्या है, हथियार से डराना क्या है, तो इसीलिए हम आत्मरक्षण के लिए बंदूक पकड़ना पड़ा है, लेकिन बंदूक द्वारा है राज को हासिल नहीं कर पाएंगे, ये तो उन लोग अभी भी चाहते हैं। तो बंदूक के द्वारा जो चीजें चाहिए थी उसको हासिल नक्सली तब भी नहीं कर पाए थे और अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी अब तो सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है, सीआरपीएफ ने ऐसी स्थिति बना दी है कि अब वो लगभग बैकफुट पर दिख रहे हैं। अना, वो कौन सा दौर था जब आपने वो लाइन छोड़ दी और आत्मसमर्पण कर दिया, क्या हुआ था? उसमें प्रॉब्लम यही थी कि देख, मैं पहले से मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मेन बात मैं ऐसी अनपढ़ था। मैं वहाँ पार्टी में जाने के बाद 5वीं तक पढ़ा था। मैं पहले दल सदस्य था, उसके बाद मेरा पार्टी मेंबरशिप पीछे आया था, उसके बाद एरिया कमेटी नंबर था बना, उसके बाद मैं डायरेक्ट कमांडर बना था। कमांडर बनने के बाद मेरे को विषय समझ में आया कि इसको पार्टी को आगे बढ़ाना है तो शिक्षित बहुत जरूरी है। तो मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदार बनने के कारण तो मैं समझ गया था पार्टी को मैं चला नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको मैं जितना चाहता हूँ कि उतना नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा कि मैं पार्टी छोड़ना उचित समझ के मैं आ गया। मेरा कारण यही था, अनपढ़ होने के कारण से मैं पार्टी छोड़ा। अच्छा, उसमें ऐसा कहीं आपको गलत नहीं लगा था कि गोली बंदूक जो है वो गलत है इसलिए आप आए हैं? ऐसा नहीं है, अनपढ़ थे जी, बड़े नहीं थे इसलिए आप आ गए? उस समय तो कोई ऐसी गोलीबार कुछ नहीं था। अच्छा। अभी जैसा नहीं था। उस समय हम लोग मन मर्जी घूमते थे, कहीं गांव में हम लोग कहीं घंटों 2-3 दिन रुकते थे। अच्छा। अभी जैसा सिचुएशन नहीं था। उस समय तो गाँव वाले उस समय आप लोग को सहयोग करते थे? हाँ, लोग ग्रामीण क्या इधर से फोर्स से कोई दबाव नहीं था, सरकार से दबाव ही नहीं था, तो ग्रामीण तो साथ देना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे साथ देते थे हम लोग, हंसना पूछना गाना गाते थे, तो घंटा घंटा रहते थे। अभी क्या परिस्थिति अलग बदल गया, ग्रामीण को सोचना पड़ता है कि दोनों पक्ष किसका साथ दे। कोई ये भी रहता है तो उनका पक्ष तो लेना ही पड़ता, कहीं भी होता है। अन्ना, ये जब आप पक्ष की बात कर रहे हैं तो एक और सवाल आता है कि कौन सा वो दौर था जब ये नक्सली शायद पूंजीवाद का विरोध करते करते लोगों का ही विरोध करने लग गए? ये कब शुरू हुआ? लोगों को विरोध नहीं है कि इसे देख अपने लोग कई प्रभावित लोग रहे थे। मतलब हम एक गरीब वर्ग के लिए लड़ रहे हैं तो वर्ग में भी कई भेदभाव लोग रहते हैं। पार्टी को हर व्यक्ति उसको विश्वास करके नहीं चल पाता है ना। हर एक व्यक्ति का विचारधारा अलग है, उसका सोच अलग है, उसका संस्कृति अलग है, उनका रहन सहन अलग है। वो सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। किसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता है, इसमें तो भेदभाव रहती थी। इस बीच में तो लड़ाई चालू होता ही। तो ये नहीं समझने का समय बात था, लेकिन उस समय सरकार से बदलने के कारण क्या हुआ, हर एक व्यक्ति इनको साथ देते। अभी इनको समझ में आया कि हमको किस पक्ष में, किसका मन में पहले से भेदभाव था, वो अभी शासन को सहयोग दिया। पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में उसने चला के सत्यानाश कर दिया। चलो ठीक है। तो अब जब लगातार चालू है ना, अब जब लगातार बातचीत आ रही है, एक नाम निकल कर आता है हिडमा का, और ये कहा जाता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद की जो ट्रेनिंग थी, या ये कहें कि उसमें प्रवेश का काम जो है हिडमा का, वो आपने करवाया था। जी, तो ये सत्य है। ये हिडमा का पहले उन्हीं का गांव का है, उन्हीं का फैमिली का है। विनोद बोल के एक भर्ती हुआ था पहले। हाँ। उन्हीं का परिवार का। ये छोटा था, बालल संगम में तो काम कर रहा था ये। तो इसको पहले स्टार्टिंग में बालल संगम में रखे थे हम लोग। तो उनको गाना वगैरह सिखाते थे, ग्रामीण में कुछ छोटे मोटे काम भी करवाते थे। ऐसे करते करते वो थोड़ा बढ़ने लग गया, तो पार्टी में शामिल हो गया था। पार्टी में जब पार्टी में शामिल होने के समय में हम लोग क्या किए थे, मिलिट्री दल में प्लेटून निर्माण किया था। तो दलम था,
दलम का जात मिलिट्री प्लेटून उसी समय निर्माण हो रहा था, और उसी में तो थोड़ा हाइट में भी तो अच्छा लड़का था, थोड़ा सेंट था, इस कारण इसको डायरेक्ट मिलिट्री में उसको भर्ती ज्वाइनिंग किया गया था। तो इसलिए क्या वो संगठन से नहीं जुड़ा, माने लोगों का समस्याओं में जुड़ा नहीं, वो मिलिट्री में डायरेक्ट जाने के कारण से बचपन से छोटे उम्र होने के कारण से वो मिलिट्री का टेक्निक सीखने में वो माहिर है, तो इसलिए वो कुछ करने में भी थोड़ा ज्यादा तेज रफ्तार था, इसलिए आज गवर्नमेंट उस पर ज्यादा सा फोकस करते हैं। लेकिन मेरे को लगता है इसी नहीं, एक व्यक्ति कोई कर नहीं पाता है, कोई भी हमला है तो सब मिलके करना पड़ेगा। उसका भी एक टन कमेटी रहती है, कमेटी निर्णय करती है कब करना कब नहीं करना, कहाँ करना, किस दिशा करना, वो सब कमेटी निर्णय करती है, लेकिन उसको हेड है ये बस। अब हेड का नाम से नाम है, लेकिन इतना बड़ा आदमी नहीं है, आदमी सिंपल आदमी है। अच्छा, सिंपल आदमी है, लेकिन उसके घर पे घुसने के लिए भी फोर्स को समय लग गया। अब उनका घर है ही नहीं, वो तो जब पार्टी छोड़ के चले गए तो घर है ही नहीं। घर है ही नहीं, तो पुवर्ती जो उनका गांव कहते हैं वो। हाँ गाँव तो है, गाँव में उनके गाँव में कई लोग हैं, मैंने अभी इसका नाम ज्यादा आए थे, कई लोग पार्टी में रहते हुए कई मर गए थे, कोरोना का पीरियड में भी 1-2 जन मर गए थे। अच्छा, लेकिन अभी ये ज्यादा फेमस हो गया बस। जी। तो अभी ये जो पूरी मुठभेड़ चल रही है बीजापुर में, लगभग 4 से 5 दिन होने को है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब देखो अपन ऐसी सुनाई दे रहा है, अपन तो देखे नहीं है, या समाचार में द्वारा सुन रहे हैं कि अभी 3 दिन हो गए, अभी 4 दिन होने वाला, अभी क्या होने वाला पता नहीं। कई लोग आंध्रा वाले, कई लोग ऐसी डिमांड रख रहे हैं कि इसको शांति वार्ता करिए, तो फायरिंग रोकिए, सरकार को दबाव ला रही है कि सरकार द्वारा इसको शांति वार्ता करिए, हल करना है, किसी को खत्म नहीं करना है। ये जो अपना देश का नागरिक है, भले हथियार पकड़ा होगा, विचारा अलग होगा, उसका सोच अलग होगा, लेकिन मरने वाला अपने देश का है, भले जवानी हो नक्सली हो, लेकिन अपन भारत का है। तो इसलिए समाज सेवी वाले अपने जैसे बुद्धिजीवी लोग ये बोल रहे हैं तो उसको पहले समाप्त करो, चर्चा करो, ये उनका डिमांड है, उसी के आधार पर चल रही है। लेकिन सरकार क्या निर्णय लेगी तो उसका ऊपर बात है। ये जिस तरीके से पत्र आते हैं जी, और जिस तरीके से इस बार पत्र आया है, इसमें क्या लगता है आपको? लगने का कारण ये था, अभी समाज माने उनका बोलने के मतलब हैदराबाद में मीटिंग हुआ था, वहाँ भी समाज सेवी वाले ज्यादा प्रेशर बनाया था, बुद्धिजीवी लोग समाज सेवी लोग बोले हैं तो इतने लोग मर रहे हैं तो देखते नहीं रहे ना, भले तुम दोनों बंदूक पकड़ के लड़ रहे हैं, अभी हमारे जैसा सेवा समाज सेवी वाले, हमारे जैसा लोकतंत्र में जीने वाला, हम भी एक हमारा भी भावना व्यक्त करना है ना, दोनों को भी। अभी 2 भाई लड़ रहा है तो एकदम समझाने वाले रहना जरूरी है ना, तो उसी हिसाब से उनकी नजर से उनका द्वारा प्रेशर आया था, तो उनका द्वारा प्रेशर आया तो पार्टी भी उसको अनुमति मांग लिए, उन लोग भी उसको राजी हो गए। अच्छा, ये जितने बड़े नामों की चर्चा हर बार होती है, नक्सलियों के बड़े नामों, इनमें अधिकतर लोगों के वहाँ फंसे होने की खबर है। आप चूंकि पहले उनके साथ रह चुके हैं, आपने उनको बड़ा किया है वहाँ पर, तो ये जो घोर नक्सल क्षेत्र है, यहाँ पर क्या संभावनाएं लग रही है आपको? क्या ये वाकई में आखिरी दौर की लड़ाई हो सकती है? आखिरी तो नहीं हो सकता है। देख, पार्टी का एक विचारधारा है, तब तक समस्या रहेगा। एक नक्सलेट को, एक व्यक्ति को खत्म कर सकते हैं, उसको आत्मा को खत्म नहीं करते। समस्या जहाँ रहेगा वो आज नहीं तो कल तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो समस्या फिर उत्पन्न होगा, फिर किसी न किसी रूप से भले हथियार पकड़े, यदि कोई और दूसरा रास्ता से भी वो संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन सरकार का एक मकसद है ना कि किसी खत्म करने का उद्देश्य, इसलिए आज समाज सेवी वाले ये बोल रहे थे भाई समस्या को परिष्कार करने छोड़ के खत्म करने का मकसद क्यों सोचे। खत्म का मतलब क्या होता है? इंसान को खत्म करेगा ना, समस्या को तो खत्म नहीं कर रहे हो, समस्या को खत्म करने के लिए सोचो। ये यदि नहीं करेगा तो कैसा होगा? इन्हीं का बोलने का मतलब हुई समस्या है। आज हमारा देश में कई प्रकार का समस्या है, रोजगार का है समस्या है, बेरोजगारी है, शिक्षा में कमजोरी है, हाँ महंगाई भी देख रहे हैं हम लोग। अच्छा समस्या है ना, इसी समस्या के लिए तो नक्सली जन्म हुआ था। नक्सली को क्या मतलब? नहीं तो नक्सली भी कौन सा जंगल में भटकने रहने चाहता है? वो लोग भी नहीं चाहते ना, उन लोग भी एक सेवा करने की भावना उनको मन में है, वो सेवा का भावना में बंदूक पकड़ के घूम रहे। तो ये कहना है जो पहले नक्सलियों के बीच रह चुके हैं और अब लगभग 25 साल से उनको छोड़कर जनसामान्य की भूमिका में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। अभी तक हमसे पूरे विषय पर चर्चा हुई, हिडमा कौन है, कहाँ से है, क्या है, उसके बारे में भी हमने बातचीत की, और बीजापुर में जो हो रही है नक्सल वारदात उसके बारे में भी अभी उनसे काफ़ी कुछ चर्चा हुई। अन्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि पिछले जो लगभग 4 से 5 दिन हो गए जिस मुठभेड़ को चलते हुए, अभी इसका अंजाम क्या होता है और क्या वाकई में
इन जो बड़े नक्सलियों का नाम लगातार निकल के आ रहा है, उनको खत्म कर पाती है सरकार, या वाकई ये 2026 तक खींचेगा, ये 2025 में खत्म हो जाएगा? क्या, जैसे अभी अन्ना ने हमसे कहा कि ये एक विचारधारा है, एक समस्या का समाधान व्यक्ति को मारने से नहीं होता, या ऐसी कुछ बात फिर से एक बार निकल कर आएगी और समस्या के साथ यही विचारधारा किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी? ये सब भविष्य की बातें हैं। लेकिन अभी जो बातचीत हुई, इसमें एक पूर्व नक्सली है जो बता रहे हैं कि समस्याओं के साथ ही इसका जन्म हुआ था, समस्या समाधान ही इसका बड़ा समाधान है, व्यक्ति को मारना नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का रुख किस ओर है, क्योंकि लगातार वहां से जो नक्सलियों के बीच से वार्ता के लिए, बातचीत के लिए, युद्ध विराम के लिए पत्र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से भी लगातार वर्षों से पत्र गए हैं कि बातचीत कर लेनी चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है जनसामान्य को नुकसान पहुंचाने। बाकी देखने वाली बात है कि युद्ध विराम की स्थिति बनती है, ये युद्ध पूरा खत्म हो जाता है, दोनों तरफ हथियार, बंदूक, गोला बारूद सब कुछ पर्याप्त है। अब क्या होगा ये भविष्य की बात है। यूथ विंग्स के लिए जगदलपुर से स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।